ये डन है, ये पार्ट क्लियर है। तो अभी तक हमने क्या कर लिया, मैं एक बार फिर से आपको वो बता देता हूं। हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन का पूरा लेजर सीखा है तो अभी अभी, और सारी जर्नल एंट्रीज भी हमने कर ली। तो काइंड ऑफ एक टॉपिक हमारा पहले पहले चैप्टर का आज पूरा हो गया है। डन, सबको क्लियर है, किसी को भी कोई डाउट? ठीक है जी। ओके, तो आज का जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि सर पार्टनरशिप डीड के बारे में हमने बात की अभी तक कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। चलिए फटाफट मैं आपको थोड़ा सा पार्टनरशिप डीड के बारे में बता और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ फॉरवर्ड करते हैं, चलते हैं आगे कि नेक्स्ट टॉपिक में क्या है। ठीक है जी, चलिए पहले बात करते हैं पार्टनरशिप डीड क्या होती है। सर पार्टनरशिप डीड बिल्कुल डॉक्यूमेंट होता है, सही बोल रहे हो आप। देखो डीड है ना, एक लीगल वर्ड है। डीड जो है एक लीगल वर्ड है। सिर्फ पार्टनरशिप डीड नहीं होती बेटा, रेंट डीड भी होती है, गिफ्ट डीड भी होती है। देयर आर सो मेनी डीड्स, किसी भी चीज की डीड हो सकती है। डीड बेसिकली एक ऐसा पीस ऑफ पेपर है विच कैरीज ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस रिलेटेड टू एन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट से, उस एग्रीमेंट से रिलेटेड जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो कहां लिखी हुई हैं? डीड में। ठीक है ना। तो जिस कागज के टुकड़े पर, फॉर एग्जांपल मेरी और वर्षा की पार्टनरशिप है, ठीक है ना, हम लोगों का पार्टनरशिप बिजनेस है, तो जिस कागज के टुकड़े पर हमने सारी टर्म्स एंड कंडीशंस डिस्कस की, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकती हैं? कि भाई प्रॉफिट कैसे बटेगा, सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिलेगी तो किसको मिलेगी, ठीक है ना। उसके अलावा कौन कितने पैसे लगा रहा है, आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, ये सारी चीजें। हाँ जी, एक्सपेंसेस, ठीक है ना, एक्सपेंसेस किस तरीके से बियर होंगे, फर्म का नाम क्या होगा, सारी चीजें। ठीक है ना, जो भी हम चीजें टर्म्स एंड कंडीशंस डिस्कस करेंगे वो सारी की सारी हम एक पेपर पे लिख लेंगे बेटा। उसी पेपर को हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। इज दैट क्लियर? तो सर ये डीड आती क्या काम है? अब मेरी बात सुनिए, अगर आपने डीड बना रखी है, ठीक है, और आपने डीड में टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई हैं, तो सारी चीजें पार्टनरशिप में किसके अकॉर्डिंग होगी? डीड के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है ना। लेकिन अगर इन केस आपने डीड नहीं बना रखी, जैसे मान लीजिए मैं और आकांक्ष हम दोनों एक पार्टनरशिप में आ गए, या चलिए रेहान और आकांक्ष एक पार्टनरशिप में आ गए, ये दोनों कहते हैं अपन तो भाई हैं, अपन को क्या लिखा पड़ी की जरूरत है, ठीक है ना, जो होगा आधा आधा बांट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, इन्होंने ऐसा करके बिजनेस शुरू कर दिया, कोई लिखा पड़ी नहीं की, कुछ लिखा नहीं, कोई डीड नहीं बनाई इन्होंने, ठीक है ना, और बिजनेस शुरू कर दिया। 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के बाद बिजनेस में दबा के प्रॉफिट आने लग गया। ठीक है, तो हो सकता है किसी की नीयत में खोट आ जाए कि यार मैं ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, या कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि मेरी वजह से ही हुआ है जो हुआ है, बिजनेस अच्छा हुआ है तो मैंने ही किया है। क्लियर? तो ऐसे केस में क्या, पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट आने लग जाता है। क्लियर? उसको लगता है कि नहीं मुझे ज्यादा मिलना चाहिए, उसको लगता है नहीं मुझे, और उन दोनों में मान लीजिए लड़ाई हो गई। तो लड़ाई होती है तो यूजुअली हम कहां जाते हैं? कोर्ट में जाते हैं। अब जब आप कोर्ट में जाएंगे बेटा, जब भी पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट होता है तो आप कोर्ट में जाएंगे, और कोर्ट में जाएंगे तो जज आपसे सबसे पहली चीज क्या पूछेगा? डीड है क्या, तुम लोगों ने डीड बनाई थी क्या? ठीक है ना। अगर अब आपने जवाब दिया कि हां जी साहब डीड है, और आप उनको डीड दिखा सकते हो कि ये देखिए डीड है हमारे पास, तो फिर जज के लिए बहुत आसान हो जाता है। जो जो डीड में जैसे जैसे लिखा हुआ है, मान लीजिए लिखा हुआ है कि आकांक्ष को सैलरी मिलेगी, लिखा हुआ है कि रेहान को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, लिखा हुआ है कि ज्यादा प्रॉफिट आकांक्ष को मिलेगा, कम रेहान, सब कुछ वैसे ही होगा जैसा डीड में लिखा हुआ है। इज दैट क्लियर? अगर डीड बनी हुई है तो डीड सबसे ऊपर है बेटा, डीड के हिसाब से ही सारा काम होता है। यहां तक क्लियर? लेकिन अगर जब जज ने तुमसे पूछा कि डीड है और तुमने कहा जी नहीं है, इन दैट केस पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल हो जाएगा। क्या एक कौन सा एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा? पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है ना। बनवा आप कभी भी सकते हो, और चाहे आप जिंदगी भर मत बनवाओ। मैं एक चीज आप लोगों को क्लियर कर देता हूं, डीड बनाना ना बनाना इट्स कंप्लीटली योर विश। लॉ में ये कहीं नहीं लिखा कि डीड नहीं बनवाई तो पार्टनरशिप नहीं बनेगी। समझ, पार्टनरशिप मैंने बोला ना, तुम दोनों ने कोई दिक्कत नहीं की, तुमने कहा अपन भाई भाई शुरू करते हैं, तुमने बिजनेस शुरू कर दिया। लेकिन जब डिस्प्यूट होगा और जब तुम कोर्ट में जाओगे तो डीड की रिक्वायरमेंट है। अब अगर आपका क्वेश्चन, आकांक्ष का क्वेश्चन ये है कि सर फॉर एग्जांपल बिजनेस रन कर लिया हमने, बिजनेस स्टार्ट कर लिया बिना डीड के, लेकिन आफ्टर 1 ईयर 1.5 ईयर 2 ईयर्स हमारा मन है कि हम डीड बना ले, तो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप कभी भी बनवा सकते हो। ठीक है ना। लेकिन उस टाइम पे जब आप डीड बनाओगे तो दूसरा पार्टनर भी तो राजी होना चाहिए डीड बनाने के लिए। ठीक है ना। और जो टर्म्स एंड कंडीशंस तुम चाह रहे हो सकता है वो उन टर्म्स एंड कंडीशंस पे अग्री ना हो। इज दैट क्लियर? तो अगेन फिर से वही डिस्प्यूट वाली बात हो गई। क्लियर?
तो बनवा कभी भी सकते हो, और हो सकता है तुम दोनों में जिंदगी भर लड़ाई ना हो, तुम जिंदगी भर बिना डीड के बिजनेस कर लो, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। डीड बनवाना कंपल्शन बिल्कुल भी नहीं है, क्लियर। लेकिन डीड बनवा लेते हैं तो उससे क्या है, फ्यूचर में अगर कभी डिस्प्यूट होता है तो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना आसान हो जाता है। समझ में आ रहा है, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना आसान हो जाता है, इज दैट क्लियर। तो कोर्ट में जब जाते हैं तो डीड होती है तो डीड के अकॉर्डिंग होता है सब कुछ, लेकिन अगर डीड नहीं है तो बेटा क्या एप्लीकेबल हो जाता है, पार्टनरशिप एक्ट 1932। सरकार ने पूरा एक एक्ट बना रखा है कि पार्टनरशिप्स कैसे रन होंगी, पार्टनरशिप्स कैसे चलेंगी, एप्रोप्रिएशन देनी है कि नहीं देनी, पीएसआर क्या होगा, ये सब चीजें, ठीक है। तो फिर क्योंकि जब आपके पास कुछ नहीं है तो जो सरकार के पास हिसाब किताब है उससे सब कुछ होगा, इज दैट क्लियर, फेयर इनफ, समझ में आ रहा है, क्लियर है सबको। चलिए जी, तो पार्टनरशिप एक्ट में क्या लिखा हुआ है, पार्टनरशिप एक्ट में बहुत बढ़िया बढ़िया बातें लिखी हुई हैं, ठीक है ना, सुन के तुम लोग खुश हो जाओगे। पार्टनरशिप एक्ट में सबसे पहली चीज लिखी हुई है बेटा, नो appropriations, no appropriation to any partner, किसी भी पार्टनर को कोई एप्रोप्रिएशन देने की जरूरत नहीं है। अगर आपने डीड नहीं बना चाहे प्रॉफिट हो आपके पास, ठीक है ना, अगर आपने डीड नहीं बना रखी, आपके पास प्रॉफिट है लेकिन पार्टनर्स में डिस्प्यूट हो गया, तो डीड ना होने के केस में पार्टनरशिप एक्ट लगेगा, और एक्ट बोलता है कि कोई किसी को कोई एप्रोप्रिएशन नहीं मिलेगी, ना कोई सैलरी मिलेगी, ना आईओसी, ना कमीशन, ना जनरल रिजर्व, कोई एप्रोप्रिएशन नहीं देना, इज दैट क्लियर। जब भी डिस्प्यूट होगा और जब भी आप कोर्ट में जाओगे तो कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि कोई एप्रोप्रिएशन नहीं मिलेगा। मतलब देवांग पूछ रहा है कि ये कब तक चलेगा, मतलब ये कब तक चलेगा, बेटा जब तक डिस्प्यूट रहेगा तब तक ही चलेगा। फॉर एग्जांपल दो लोगों में डिस्प्यूट हो गया, ठीक है ना, हमने बोला कि जी इस साल हमें 5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, 5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। एक पार्टनर बोल रहा है कि मेरे को 3 मिलना चाहिए, दूसरा पार्टनर बोल रहा है कि मुझे 3 मिलना चाहिए, तुझे 2 मिलना चाहिए, ठीक है। हाँ जी, आ जाइए प्लीज, बैठिए, कोई बात नहीं, लेट हो थोड़ा सा, आप बैठो बैठो बैठो। सुनिए, एक पार्टनर बोल रहा है मुझे 3 मिलना चाहिए, तुझे 2 मिलना चाहिए, दूसरा पार्टनर बोल रहा है मुझे 3 मिलना चाहिए, तुझे 2 मिलना चाहिए, क्लियर। मतलब 3 करोड़ मुझे मिलने चाहिए, 2 करोड़ तुझे, दूसरा बोल रहा है 3 करोड़ मुझे, 2 करोड़ तुझे, ये डिस्प्यूट हो गया। वो लोग जाएंगे कोर्ट में, ठीक है, कोर्ट में जाके एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा क्योंकि डीड है नहीं, एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। एक्ट बोलेगा कोई एप्रोप्रिएशन नहीं देनी किसी पार्टनर को, और दूसरी चीज एक्ट बोलेगा पीएसआर इक्वल रहेगा, क्या रहेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल रहेगा। 2 पार्टनर्स है तो दोनों के बीच में बराबर बराबर बांट दो, 3 है तो तीनों के बीच में बराबर बांट दो, 4 है तो चारों के बीच में बराबर बांट दो, यानी कि ये 5 करोड़ इन दोनों के बीच में बराबर बराबर बटेगा, 2.5 करोड़ 2.5 करोड़। अब देवांग ये पूछ रहा था कि सर ये सिस्टम कब तक चलता रहेगा। बेटा इस साल का रेजोल्यूशन कोर्ट ने करवा दिया, अब अगले साल फिर तुम्हारा डिस्प्यूट होगा तो फिर तुम कोर्ट में आ जाओ, कोर्ट हर बार ऐसे ही करवाएगा, क्या बेटा। हाँ, प्रॉफिट तो पूरे साल का ही होता है ना, प्रॉफिट जो आप अर्न कर लिया आपने ये तो पूरे साल का, इट बिलोंग्स टू द होल ईयर। अब अगले साल फिर आप पूरे साल साथ साथ काम कर रहे हो, फिर आपने प्रॉफिट कमा लिया, फिर एंड में आप लड़ाई करके बैठ गए, तो फिर आप कोर्ट में जाओगे। कोर्ट हर बार जब भी आप कोर्ट में जाओगे डिस्प्यूट करके, कोर्ट हर बार अगर आपके पास डीड नहीं है तो एक्ट के तरीके से आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। और जब जब एक्ट लगेगा किसी को कोई एप्रोप्रिएशन नहीं मिलेगी, पहली चीज क्लियर। दूसरी चीज, पीएसआर हमेशा क्या रहेगा, इक्वल, ठीक है ना, पीएसआर हमेशा क्या रहेगा, इक्वल। तो अब हम आते हैं उस वाले क्वेश्चन पे जो आपने पूछा था कि सर अगर कभी कभी क्वेश्चन में पीएसआर गिवन ना हो, बाकी सब चीजें दे रखी हैं पर पीएसआर नहीं बता रखा, दैट मींस वो लोग डीड में पीएसआर लिखना भूल गए, पीएसआर नहीं लिखा। और अगर डीड नहीं है, मतलब डीड के अंदर पीएसआर के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो पीएसआर कहां से डिसाइड होगा, पार्टनरशिप एक्ट से, और पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है, पीएसआर क्या होगा, इक्वल। समझ में आया, तो ये इसका रीजन है, ठीक है ना, कि ऐसा क्यों होता है। ये तो आपको मे भी पता ही होगा कि जब पीएसआर नहीं होता तो इक्वल लेते हैं, लेकिन इक्वल क्यों लेते हैं ये उसका रीजन है कि जब डीड में पीएसआर नहीं लिखा होता तो क्या एप्लीकेबल हो जाता है, पार्टनरशिप एक्ट 1932, और उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, पीएसआर क्या रहेगा, इक्वल। आई होप हम क्लियर, सबको क्लियर है, पक्का डन है जी, आगे बढ़े। इसके बाद तीसरी चीज एक और आपको ध्यान रखनी है कि अगर डीड नहीं है तो देखो कोई एप्रोप्रिएशंस नहीं है, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें पे नहीं करना पड़ रहा, तो भैया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें मिलेगा भी नहीं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी, क्योंकि जब तुम प्रोप्राइटर की कैपिटल पे तुम इंटरेस्ट नहीं दे रहे हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे कि नहीं दे रहे, नहीं दे रहे ना, तो बिजनेस को भी कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं मिलेगा। फेयर इनफ, बिल्कुल सही है, क्लियर। तो ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक और है इसके अंदर, एक और पॉइंट है, लेकिन मैं अभी वहां तक पहुंचा नहीं, इसलिए मैं सिर्फ बता रहा हूं, पढ़ेंगे उसको डिटेल में बाद में, ठीक है ना, मैं लिख देता हूं। चौथा है कि अगर कभी कोई पार्टनर, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, अगर कभी कोई पार्टनर बिजनेस को लोन देता है, क्या देता है, लोन, पार्टनर है और बिजनेस को क्या दे रहा है, लोन दे रहा है,
और क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट से वो इंटरेस्ट लेगा ये वो लिखना भूल गए, या ये डीड में नहीं दिया हुआ, तो इस केस में एक्ट बोलता है कि उसको 6% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, कंफ्यूज मत होना, ये इंटरेस्ट ऑन लोन है बेटा, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, पूरा लिख देता हूं, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। आई होप आई एम क्लियर, समझ में आया। तो इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर डीड नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है, और पार्टनरशिप एक्ट में ये सारी चीजें मेंशन्ड है, ये सारी चीजें बताई गई हैं। यस, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल सही। ये मैं यही लास्ट लाइन में यही बोलने वाला था कि कभी कभी ऐसा होता है कि सर डीड तो है लेकिन कुछ कुछ इंफॉर्मेशन नहीं लिखी। मान लीजिए डीड है, हमने सैलरी का लिखा हुआ है, आईओसी का लिखा हुआ है, ठीक है, हमने कमीशन का लिखा हुआ है, लेकिन हम इंटरेस्ट ऑन लोन लिखना भूल गए या पीएसआर लिखना भूल गए, तो बेटा जितना हिस्सा डीड में अवेलेबल नहीं है वो हिस्सा कहां से आ जाएगा, पार्टनरशिप एक्ट से आ जाएगा, सिंपल, ठीक है ना। तो जो चीज डीड में मेंशन्ड है वो डीड के अकॉर्डिंग ही होगी। यानी कि एट लास्ट इस टॉपिक को वाइंड अप कर रहा हूं, मेरे को ये बताओ पार्टनरशिप डीड और एक्ट में ज्यादा पावरफुल कौन है, डीड, हमेशा डीड। अगर आपने डीड बनाई है तो तुम्हारा जो मन करे तुम डीड में लिख लो, वैसा हो जाएगा। अगर डीड आपने बना रखी है तो एक्ट आपके सामने आएगा ही नहीं। द ओनली प्रॉब्लम इज पार्टनरशिप एक्ट सिर्फ तब पिक्चर में आता है जब डीड नहीं होती। इज दैट क्लियर? हाँ जी, वो ऑल्टरनेटिव एक तरीके से उसका, ठीक है ना। जब ये नहीं होगा तो सरकार फिर अपने हिसाब से चीजें करेगी, और वो पहले ही बता रखा है। क्लियर? डन है? क्लियर है सबको? बहुत ही बढ़िया। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने ये सीखा कि अगर डीड एब्सेंस होगी, डीड की एब्सेंस है, तो फिर किस तरीके से हमारा सारा प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्लियर? और लॉस के केस में तो बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर लॉस है और डीड नहीं है तो सारा का सारा लॉस बराबर बराबर बांट दो, क्योंकि एप्रोप्रिएशन देनी नहीं, एप्रोप्रिएशन तो वैसे ही नहीं देनी क्योंकि लॉस है। आईओडी ले सकते हैं लॉस के केस में, लेकिन जब डीड नहीं होती तो एक्ट बोलता है आईओडी भी नहीं ले सकते। तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि लॉस को इक्वली बांट देना है पार्टनर्स के बीच में। डन? पक्का? सब लोगों को क्लियर है? चलिए जी, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। ओके, यहां पर एक क्वेश्चन है और इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए क्लास में रिवाइज करवा रहा हूं सो दैट मेरे को ये तसल्ली हो जाएगी आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से, ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है ना। इलस्ट्रेशन 1 है वो ओपन कर रहे हैं। इलस्ट्रेशन 1, ठीक है, आपको नहीं खोलनी, उसमें आंसर है ना, इलस्ट्रेशन है। आप बंद कर दो बुक, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको सिर्फ बताना है मेरे साथ साथ, ठीक है ना। और जहां आपको लगे कि आपके दिमाग में कुछ और था और मैंने कुछ और आंसर बताया, तो आपको मेरे को बताना और अपन बोलो, वो चीज क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। द सोल पर्पस ऑफ डूइंग दिस इज कि मेरे को ये चेक करना है कि जो समझाया है वो घुसा कि नहीं घुसा दिमाग में। क्लियर? चलें जी, ओके। तो क्वेश्चन देखिए क्या है। अमर, ललित एंड चारू आर पार्टनर्स इन अ फर्म एंड दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड। उनके पास डीड नहीं है, तो क्या एप्लीकेबल हो जाएगा? पार्टनरशिप एक्ट 1932। वेरी नाइस, ठीक है जी, आगे बढ़े, चलिए जी। पहला पॉइंट, अमर हैड इन्वेस्टेड मोर कैपिटल देन अदर पार्टनर्स एंड आस्क फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब मैं तुम्हें एक चीज, ये जानबूझ के ना ऐसी ऐसी बातें बताएंगे तुम्हें फंसाने के लिए, ललचाने के लिए। ये क्या बोल रहे हैं कि अमर जो है ना, उसने बाकी सब लोगों से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया बिजनेस में, तो तुम्हारे मन में उसके लिए दया नहीं आ जानी चाहिए कि हाय इसने ज्यादा पैसे लगाए, इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मिलना चाहिए। ये नहीं करना है, ठीक है ना। हमें किसके साथ चिपके रहना है? एक्ट के साथ। जो एक्ट बोल रहा है वही होगा, ठीक है ना। आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखना, समझ में आ गया। तो क्या बोल रहे हैं? अमर हैड इन्वेस्टेड मोर कैपिटल देन अदर पार्टनर्स एंड आस्क फॉर, वो मांग रहा है क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम। वो कह रहा है कि भैया मेरे को 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट दो, क्योंकि मैंने तुम सबसे फालतू पैसे लगाए हैं बिजनेस में। क्लियर? ओके, अब आपसे पूछ रहे हैं, बट ललित एंड चारू डू नॉट एग्री। ललित और चारू मना कर रहे हैं कि नहीं भाई हम नहीं देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप मुझे बताइए क्या होगा? मिलेगा उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या नहीं मिलेगा? उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। भाई आप लोग भी जवाब दे सकते हो जो ऑनलाइन बैठे हैं, ठीक है ना। उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। रीजन बीइंग कि सर जब डीड नहीं है तो एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है, और एक्ट के अंदर लिखा हुआ है नो एप्रोप्रिएशंस। किसी पार्टनर को कोई एप्रोप्रिएशन नहीं देनी, चाहे उसने ज्यादा पैसे लगा रखे हो चाहे कम पैसे लगा रखे हो, इन बातों का कोई मतलब नहीं है। इज दैट क्लियर? ये सिर्फ आप लोगों को थोड़ा सा ललचाने के लिए, फंसाने के लिए सब चीजें लिखी होती है क्वेश्चन में, ठीक है ना। अपनों को स्ट्रिक्टली किसको फॉलो करना है? जो अपन ने पढ़ा है, एक्ट को फॉलो करना है। क्लियर? चलिए जी, दूसरा पॉइंट इसी क्वेश्चन का, ललित डिवोट्स मोर टाइम इन हैंडलिंग द बिजनेस एंड डिमांड्स अ सैलरी। ललित कह रहा है यार तुम दोनों तो घर बैठे रहते हो, सुबह सुबह दुकान भी मैं ही खोलता हूं, सारा दिन मैं ही दुकान में मरता हूं, मैं ही काम करता हूं, इतना टाइम देता हूं मैं दुकान में, तो मेरे को क्या मिलनी चाहिए? सैलरी मिलनी चाहिए।
लेकिन बाकी पार्टनर्स कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम कोई सैलरी वैलरी नहीं दे रहे तेरे को। अब मुझे बताइए क्या सही डिसीजन क्या है? कि सैलरी नहीं मिलेगी, चाहे आप कितना भी टाइम डिवोट करते हो। अगर आपको टाइम डिवोट करने के बदले में सैलरी चाहिए थी तो आपको डीड बनानी चाहिए थी, आपको डीड बनानी चाहिए थी और डीड में लिखवाना चाहिए था कि मुझे सैलरी दो, फिर वो आपका राइट बन जाता। लेकिन क्योंकि आपने डीड में नहीं लिखवाया, डीड नहीं है, तो एक्ट के हिसाब से आपको कोई सैलरी नहीं मिलेगी। इज दैट क्लियर? क्लियर है जी सबको? पक्का? चलिए जी आगे बढ़ते हैं जी। चारू डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन लोन, ध्यान से सुनना ये वाला पॉइंट, ठीक है ना। चारू डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ ₹50,000 गिवन बाय हर एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। चारू ने फर्म को लोन दिया है और चारू कह रही है यार मार्केट में जाके किसी से भी पूछ लो, ठीक है ना, 15% से नीचे कहीं लोन नहीं मिलता, लेकिन चलो यार मैं तो तुम्हारा अपना बंदा हूं, पार्टनर हूं, तुम मुझे 12% पे दे दो इंटरेस्ट। तो मुझे बताइए चारू लोन पे 12% इंटरेस्ट मांग रही है, उसको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना ही नहीं चाहिए कि कुछ मिलेगा, 6% पर एनम पे मिलेगा। अभी तो पढ़ा था कि अगर पार्टनर लोन दे रहा है, ठीक है ना, तो पार्टनर को 6% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट मिल सकता है, लेकिन वो मैक्सिमम रेट है, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। आप 12% मांगोगे, 13% मांगोगे तो नहीं मिलेगा। अगर आपको हायर इंटरेस्ट चाहिए था तो डीड बनानी चाहिए थी, डीड में लिखवाना चाहिए था। आई होप मेकिंग सेंस, समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है? बहुत ही बढ़िया। अगला देखिए जी, अमर विड्रू 10,000 फ्रॉम द फर्म फॉर हिज पर्सनल यूज। क्या है ये? ड्राइंग है ये, वेरी गुड। अमर ने अपने पर्सनल यूज के लिए 10,000 रुपए विड्रू किए, ठीक है जी। ललित एंड चारू डिमांड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बी चार्ज फ्रॉम हिम एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। अब वो दोनों क्या कह रहे हैं, जो बाकी के पार्टनर है, कि तूने 10,000 रुपए निकाले थे ना फर्म से, अब ला 10% की रेट से इंटरेस्ट दे हमें, ठीक है ना। वो कह रहा है कि नहीं नहीं मैं कोई इंटरेस्ट नहीं दूंगा। बताइए कौन सही है? जिसने पैसे ड्राइंग्स पे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, अभी अभी हमने सीखा था। और इसके पीछे लॉजिक क्या है बेटा? क्योंकि जब एप्रोप्रिएशन ही नहीं दे रहे हो, आप पार्टनर ने पैसा इन्वेस्ट किया है, कैपिटल पे उसको इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, तो आप फिर किस हक से उससे ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट मांग सकते हो? इज दैट क्लियर? लेकिन मान लीजिए आपको लेना है, फॉर एग्जांपल आपको लेना है ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट, तो डीड बनाओ, उसमें लिखवाओ। इज दैट क्लियर? चलें जी आगे। आई गेस हो गया। एक पॉइंट और बचा है, नहीं 2 पॉइंट और बचे हैं, एक पॉइंट सुन लो। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अबव क्लेम्स, जो ऊपर हमने सब पढ़ा, इन सब के पहले प्रॉफिट कितना है हमारा? 50,000 का प्रॉफिट है। अमर डिमांड्स प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशो ऑफ कैपिटल। अमर जो है वो कह रहा है कि जिस रेशो में हमने कैपिटल लगाई है ना, धंधे में पैसा लगाया है, उस रेशो के अंदर हम प्रॉफिट बांट लेते हैं, ठीक है। आप मुझे बताइए अमर ठीक कह रहा है क्या? अमर गलत कह रहा है? और कैसे बटेगा प्रॉफिट? इक्वली बटेगा प्रॉफिट। समझ में आ गया? हाँ, कैपिटल आपने कुछ भी लगाई हो, कुछ भी किया हो, लेकिन प्रॉफिट कैसे बटेगा? इक्वली। अगर डीड नहीं है, आपने पीएसआर डिसाइड नहीं किया है, तो डीड के ना होने पर एक्ट डिसाइड करता है, और एक्ट डिसाइड करता है इक्वल। डन? पक्का? क्लियर है जी? बहुत ही बढ़िया। ओके, एक लास्ट पॉइंट जो रह गया था वो मैं आपको और बता देता हूं, ठीक है ना। पहले पढ़ा देता हूं, फिर इस क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट देखकर मुझे याद आया कि एक छोटा सा पॉइंट हमारा रह गया। पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है? पार्टनरशिप के अंदर आप कोई भी न्यू पार्टनर को अगर एडमिट करना है, आपको किसको एडमिट करना है? अगर न्यू पार्टनर को एडमिट करना है, एडमिट मींस कि एक और पार्टनर को ऐड करना है। मान लीजिए अभी पार्टनरशिप है ए बी सी की, और सी का ही कोई फ्रेंड है डी, सी चाहता है कि डी को भी हम पार्टनरशिप में ऐड कर ले। क्लियर? तो इसको बोलते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। क्या बोलते हैं? एडमिशन ऑफ पार्टनर। हालांकि इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर आगे चल के, एडमिशन ऑफ पार्टनर, ठीक है ना। लेकिन अभी के लिए जितना बता रहा हूं उतना सुनो। अगर कोई भी नया पार्टनर आप एडमिट करना चाहते हो, तो आपको बेटा सभी की, ऑल पार्टनर्स की कंसेंट जरूरी होती है। ऑल पार्टनर्स की कंसेंट, कंसेंट मतलब हामी, ठीक है ना, उनका राजीनामा एक तरीके से, कि वो खुश हैं, वो तैयार हैं, वो एक्सेप्ट करने को तैयार हैं। आपको सभी पार्टनर्स की कंसेंट क्या होती है? मैंडेटरी होती है। यानी कि मान लीजिए हम 10 पार्टनर्स हैं। कितने पार्टनर्स हैं? 10 पार्टनर्स हैं, ठीक है। और 10 पार्टनर्स में से 9 पार्टनर्स किसी एक बाहर वाले बंदे को एडमिट करना चाहते हैं। 9 राजी हो गए, लेकिन 10वां कह रहा है नहीं जी, नहीं करना एडमिट, वो मना कर रहा है। तो आप मुझे बताइए, आप उसको एडमिट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इज दैट क्लियर? तो यानी कि पार्टनरशिप में ये बात हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई नया पार्टनर एडमिट करना है तो आपको कंसेंट चाहिए फ्रॉम ऑल दी पार्टनर्स। मेजॉरिटी वाला गेम नहीं चलेगा, ठीक है ना, फॉर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, ठीक है ना। जो रूटीन के काम है, रोजमर्रा की जिंदगी काम है, छोटे मोटे डिसीजन है, वहां मेजॉरिटी चलती है, ठीक है ना, वहां मेजॉरिटी से काम हो जाएगा। लेकिन अगर कोई नया पार्टनर एडमिट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सभी की कंसेंट लेनी पड़ेगी, तभी एक्सेप्ट होगा, वरना नहीं होगा। क्लियर है सभी लोगों को?
पक्का? ठीक है जी। तो इसमें आखिरी पॉइंट वही है, इलस्ट्रेशन 1 में लास्ट पॉइंट जो है वो वही है। अब मैं वो पढ़ देता हूं, आप मुझे बता दीजिएगा आंसर और फिर हम बढ़ जाएंगे आगे। चलिए जी। ललित वॉन्ट्स टू इंट्रोड्यूस हिज सन इंदर एज पार्टनर। ललित जो है हमारा एक पार्टनर है, वो अपने बेटे इंदर को पार्टनरशिप में इंट्रोड्यूस करना चाहता है, एडमिट करना चाहता है। चारू ऑब्जेक्ट्स टू हिज प्रपोजल। सिर्फ चारू ने मना किया है। अब देखा जाए तो ललित लाना चाहता है, अमर राजी हो गया है, तो 3 में से 2 जने तो राजी हो गए, लेकिन चारू जो है वो ऑब्जेक्ट कर रही है। चारू कह रही है कि नहीं यार मेरे को नहीं अच्छा लगता इंदर, उसकी जरूरत नहीं है बिजनेस में, मैं इसके खिलाफ हूं। ठीक है, तो आप मुझे बताइए इंदर एडमिट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? हाँ, तो दिस वाज, ये हमारा कौन सा टॉपिक था बेटा, कि अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है। आज हमने 2 चीजें की, मैं फिर से आपको बता देता हूं। हाँ जी बेटा बोलिए। अभी बिल्कुल, देखिए एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना, देवांग ने। देवांग बोल रहा है, देवांग ने क्वेश्चन क्या पूछा है कि अगर हम पार्टनरशिप डीड में लिख ही दें कि भैया मेजॉरिटी अगर बोलेगी तो नया पार्टनर भी एडमिट हो सकता है। देवांग का यही क्वेश्चन है ना आपका? तो देवांग का क्वेश्चन है कि अगर हम डीड में ही ये चीज लिख दें कि मेजॉरिटी जो पार्टनर्स हैं वो नए पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं, तो क्या ये हो सकता है? बेटा मैंने आपको क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि डीड से ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है ना। अगर आपने डीड में लिख दिया कि पार्टनर्स को हाथों पे चल के ऑफिस आना है, तो उसको हाथों पे चल के ऑफिस आना पड़ेगा। समझ में आ गया? ये मजाक की बात थी, समझ में? डीड में जो लिख दिया वो फाइनल है। क्लियर? समझ में आ गया? अगर डीड में आपने लिखा हुआ है कि भाई मेजॉरिटी से होगा और सभी पार्टनर्स उसको एक्सेप्ट किया, तो फिर तो मेजॉरिटी से ही होगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? डन? समझ में आ गया? लेकिन ये जो मैं समझा रहा था ये, हाँ बेटा मेरे को आपका डाउट समझ नहीं आया, दोबारा बताओ। डीड में लिखा है, सभी की परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है, तो नहीं हो पाएगा एडमिट। फिर तो डीड में ये लिखा हुआ है कि सारे एग्री हैं ऑलरेडी, या डीड में ये लिखा हुआ है कि सबसे पूछना पड़ेगा? एग्री होना पड़ेगा। अब चलो मैं आपकी बात समझ गया हूं, सुनो। मान लीजिए हमने 1 अप्रैल 2021 को डीड बनाई, ठीक है, 10 लोग हैं, ABCDEFGHI 10 लोग हैं, ठीक है ना, और सब लोगों ने डीड बनाई और डीड में उन्होंने ये लिख दिया कि न्यू पार्टनर को अगर एडमिट करना है तो सबकी कंसेंट चाहिए। क्या चाहिए? सबकी कंसेंट जरूरी है। ये इन्होंने कितनी तारीख को डीड बना ली? 1 अप्रैल को। धंधा शुरू हो गया, काम शुरू कर दिया, ठीक है ना। 3 साल बाद 21 के बाद 22, 23 और 24, 1 अप्रैल 24 को 10 में से 7, 8, 9 कितने भी पार्टनर्स, 10 में से 9 पार्टनर्स राजी हो गए हैं फॉर एग्जांपल जेड को पार्टनरशिप में एडमिट करने के लिए। लेकिन अगर एक भी पार्टनर राजी नहीं हुआ है, क्योंकि डीड में तो ये लिखा हुआ ना कि सबका राजी होना जरूरी है, तो अगर एक भी पार्टनर राजी नहीं हुआ तो आप एडमिट नहीं कर पाओगे। समझ में आया? अब मैं आपको एक और मजेदार, हालांकि कोर्स का क्या जी, बिल्कुल कर सकते हैं रिमूव, क्यों नहीं कर सकते? हाँ बिल्कुल रिमूव कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे पार्टनर को एडमिट किया जा सकता है, वैसे ही सब मिलकर किसी को रिमूव भी कर सकते हैं। कोई खुद से जाना चाहे तो खुद से तो कभी भी जा सकता है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सब मिलकर किसी को रिमूव करना चाहे तो रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है ना। पार्टनरशिप टूट जाएगी, पार्टनरशिप ब्रेक हो जाएगी, क्या बेटा? वो आगे चल के चैप्टर है पूरा, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, की पार्टनर कैसे छोड़कर जाता है, डेथ ऑफ अ पार्टनर, वो सब चीजें हम करेंगे, वो सब चीजें हम करेंगे, वो आगे की चीजें हैं बेटा, ठीक है ना। अभी के लिए बिल्कुल बेसिक लेवल पे तो उतनी अंडरस्टैंडिंग बनाए, क्योंकि देखो वहां पहुंचने के लिए ना और बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो सीखने, छोटे छोटे बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, तो जब वो सीख जाएंगे तब हम उस चीज को समझ पाएंगे। इसलिए अभी के लिए आपको यह समझना है। अच्छा मैं आपको एक और मजेदार चीज बताता हूं, हालांकि कोर्स का पार्ट नहीं है पर वैसे ही बता रहा हूं आउट ऑफ इंटरेस्ट। अगर बेटा किसी को ये कंडीशन रखनी है कि भाई जब सारे पार्टनर्स कहेंगे तभी एडमिट हो पाएगा, तो बेटा इसको डीड में लिखवाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक्ट में भी तो यही लिखा हुआ है। अब समझो मेरी बात को, अगर किसी को इक्वल रखना है रेशो, अगर किसी भी फॉर एग्जांपल मैं और यशिका हम दोनों पार्टनरशिप में आए और हम अपना पीएसआर क्या रखना चाहते हैं? इक्वल, तो क्या हमें इसको डीड में लिखवाने की जरूरत है? क्योंकि अगर नहीं भी लिखवाएंगे तो कहां जाएगी बात? एक्ट में जाएगी, और एक्ट में इक्वली है। समझ में आया? तो एक्ट में यही लिखा हुआ है कि किसी भी नए पार्टनर को एडमिट करने के लिए सभी पार्टनर्स का कंसेंट जरूरी है, एक्ट में यही लिखा हुआ है। तो इस बात को स्पेशली डीड में लिखवाने का तो कोई, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लिखवाने को आप लिखवा सकते हो, लेकिन मैं वैसे ही आपको एक्स्ट्रा
नॉलेज के तौर पे मैं ऐसे ही बता रहा हूं, ठीक है ना, कि इसको तो लिखवाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर ये नहीं भी लिखवाएंगे तब भी ये चीज एप्लीकेबल है हमारे ऊपर। क्लियर? डीड में हम वो चीज लिखवाते हैं जो हमें एक्ट से अलग करनी है। एक्ट में लिखा हुआ है कोई एप्रोप्रिएशन नहीं देनी, लेकिन हम चाहते हैं कि एप्रोप्रिएशन देनी है तो हमें डीड में लिखवाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक्ट में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर अगर कोई लोन देगा उस पर इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम से मिलेगा, हम चाहते हैं कि 10% पर एनम से मिले तो लिखवाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं 6% से ही मिले तो मत भी लिखो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली बात तो फिर एक्ट की फॉलो होगी। आया समझ में कि नहीं आया? क्लियर है सबको? हाँ पक्का? तो मैं फिर से क्लास फाइंड अप करने से पहले आपको बता देता हूं आज हमने किया क्या। हमने दो चीजें की बेटा, सारी की सारी जर्नल एंट्रीज पूरी हो गई हमारी, किसको लेकर? पीएनएल एप्रोप्रिएशन को लेकर। इस साल इस चैप्टर में पीएनएल एप्रोप्रिएशन की जितनी भी जर्नल एंट्रीज हैं सब अपन ने बनानी सीख ली हैं, ठीक है ना, तो वो पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। पीएनएल एप्रोप्रिएशन का लेजर फॉर्म आज अपन ने बना के देख लिया, प्रेजेंटेशन समझ लिए कि कैसे होगा। क्लियर? और उसके अलावा हमने एक छोटा सा टॉपिक और किया कि अगर कभी डीड नहीं होगी तो क्या होगा। इज दैट क्लियर? पक्का? हाँ जी। एक डाउट है, क्या डीड बनने के बाद डीड में चेंजेस कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर एक डाउट है, ऑनलाइन बच्चा है कि उससे डाउट है कि अगर डीड बन जाए और उसके बाद उसमें कोई चेंजेस करने हो तो कर सकते हैं? हाँ जी कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन फिर वही सबकी कंसेंट से, ठीक है ना। साल के बीच में कभी भी आप एक साल में 365 बार भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन बात वही है कि सबको कंसेंट होना पड़ेगा, सबकी कंसेंट होनी पड़ेगी, आप चेंजेस कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो डीड में चेंजेस पॉसिबल होते हैं। समझ में आ गया? क्लियर है जी सबको? ओके तो अब मैं आपको दे देता हूं आपका होमवर्क। देखिए इलस्ट्रेशन 1 मैंने ओरली क्लास में करवा दी है ऑलरेडी, इलस्ट्रेशन 2 भी आपको करनी है बेटा। होमवर्क नोट कर लीजिए प्लीज, इलस्ट्रेशन 2 आपको करनी है। कितना टाइम हुआ अभी? 56 हो गया ना? ओके ओके होमवर्क नोट कर लीजिए, इलस्ट्रेशन 2 आपका होमवर्क है और प्रैक्टिकल 1 to 5, ठीक है जी। तो होमवर्क का सिलसिला हो गया शुरू, तो प्लीज फिर से बोल रहा हूं डे 1 है, पहला पहला होमवर्क है। अगर आप साथ साथ होमवर्क करेंगे, साथ साथ सारी चीजें करके लेकर आएंगे, साथ साथ अपने डाउट्स ले लेंगे, उससे बढ़िया कुछ नहीं है, ठीक है। फिर आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी, 90+ का मेरा प्रॉमिस है, आराम से आएंगे, ठीक है ना। लेकिन कंडीशन एक ही है कि आपको सारा सारा जो भी मैं पढ़ा रहा हूं आपको साथ साथ होमवर्क करना है, ठीक है ना। हाँ साथ साथ आप होमवर्क नहीं करेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। इज दैट क्लियर? साथ साथ होमवर्क करना। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताता हूं, जो भी नए बच्चे हैं मेरी क्लास में हम तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक आपके डाउट्स खत्म नहीं हो जाते, ठीक है। 5 क्वेश्चन प्रैक्टिकल दिए, 1 इलस्ट्रेशन दिए, टोटल 6। आप 6 के 6 गलत कर लाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आपको 6 के 6 सही करके लाने हैं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपको 6 के 6 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है ना। जो क्लास में सीखा है वही बुद्धि इस्तेमाल करनी है और उसको अटेम्प्ट करना है। क्लियर? 6 के 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, बेशक सारे गलत कर लाओ। आप आके ये भी बोलोगे कि सर 6 किए 1 भी नहीं हुआ, मैं 6 के 6 क्वेश्चन क्लास में करवाऊंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे, दैट्स माय प्रॉमिस टू यू। लेकिन आप करके ही नहीं आओगे, डाउट्स ही नहीं लोगे, तो मैं क्या फिर कुछ नहीं कर सकता मैं उसमें। इज दैट क्लियर? ठीक है जी, डन, दैट्स इट फॉर टुडे। आज की क्लास के लिए इतना ही। और ऑनलाइन अगर किसी को कोई डाउट है प्लीज तो बच्चों आप लोग मैसेज कर दो, फिर हम आगे बढ़ते, नहीं तो